हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 मैथ में आप लोग को बहुपद पढ़ाने वाले हैं। कैसे सिन्हा बुक पढ़ाएंगे, पहले आपका इसका थ्योरी देंगे। देखिए, आप कोई भी बुक पढ़ने से पहले अगर उस चैप्टर का थ्योरी को समझ जाते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में थ्योरी समझेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर, पद के आधार पर कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा, बहुपद के कितने भाग है। और जो ही विद्यार्थी चाहते हैं कि मैट्रिक का हम निःशुल्क तैयारी करें यूट्यूब पर, तो फिर आपको SD सतीश क्लासेस जो है यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा विषय पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। तो अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर बने रहें तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 क्लास 10 अध्याय बहुपद। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बहुपद, ठीक है। गणित कैसे सिन्हा मैथ पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे पार्ट 1 वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है मैथ का। तो चलिए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है बहुपद की परिभाषा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे बहुपद। तो बहुपद में आपको दो चीज देखने को मिलेगा। सर 2 मिनट लगिए तो इसको 2 मिनट डियर, थोड़ा सा ज्यादा गंदा लग रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। तो कहता है बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा जिस बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो चर और अचर से मिलकर बना होता है। जो चर और अचर से मिलकर बने गणित को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर से मिलकर बने बीजीय व्यंजक को यानी क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं चर क्या होता है। तो ABCD में जो भी अक्षर है ये सब क्या है? चर। यानी A से Z तक के सभी अक्षर को हम चर कहते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। यानी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा राशि जिसका मान बदलता है या मान निश्चित नहीं होता है उसे चर कहते हैं। A से Z तक को हम चर कहेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा। अचर किसे कहते हैं? जिस राशि का मान नहीं बदलता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं अचर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे जितनी भी संख्या है सब क्या है? अचर है। जितनी भी संख्या आप दिखते हैं 1 से लेकर 100 या जितना है, 1000 है, करोड़ है, अरब है, सब के सब अचर है। और ABCD का अक्षर सब चर है। साथ साथ में थीटा आपसे बोले या फाई बोले या अल्फा बोले या बीटा बोले या गामा बोले, ये भी क्या है? चर है। क्या है डियर स्टूडेंट? चर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद क्या कह रहा है? बहुपद में कह रहा है घात। बहुपद में दो चीज आपको देखने को मिलेगा। एक घात। घात क्या होता है? तो कोई भी संख्या हो, जैसे A पे पावर n, तो n जो हो गया इसकी घात हो गया और जो नीचे वाला रहेगा उसको आधार कहते हैं। ये हम लोग सतमा में पढ़े थे कि कोई भी संख्या पर पावर का मतलब कोई चीज ऊपर, जैसे देखते हैं दरोगा उरोगा का स्टार रहता है, एक स्टार 2 स्टार, मतलब उसका उतना पावर है। सेम तरह से यहाँ पर आपका यानी कि संख्या है, ठीक है। अगर A पे पावर n है तो इसका n घात है। यानी n हम इंग्लिश में बोलेंगे पावर, हिंदी में बोलेंगे घात, और इसका A आधार हो गया, ठीक है। जब इतना हम लोग पढ़ लेते हैं तो अब इसको हम समझते हैं। घात समझ गए। अब यहाँ क्या कह रहा है? जिस बीजीय व्यंजक में चर, कौन? चर। चर जैसी बोला मतलब ABCD का अक्षर, चर जैसी बोला मतलब ABCD का अक्षर। यहाँ सूचित किया चर x, x ने कुछ भी हो सकता है। चर की घात शून्य, चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, शून्य या धनात्मक पूर्णांक होती है, शून्य या धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि चर का घात शून्य हो, शून्य या मतलब कुछ भी हो सकता है। चर का घात जो होना चाहिए यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर होना चाहिए। वो भी नंबर कैसा होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, पूरा। दूसरी बात प्लस में होना चाहिए। घात जो हो प्लस में हो। अगर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर?
अब इतना जब हम पढ़ लेते हैं, अब पढ़ेंगे बहुपद। इसका थोड़ा सा व्याख्या समझते हैं। बहुपद में चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। बहुपद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या चर का घात ऋणात्मक होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है घात ऋणात्मक, घात ऋणात्मक, और दूसरी कि भिन्न के रूप में, घात भिन्न के रूप में भी नहीं हो। कहने का अर्थ हुआ 1/2 और 1/3। जैसे यहाँ लिखते हैं x² + 2x + 3। तो यहाँ पर देखिए ये जो घात है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर हम लिख देते हैं x पे पावर 1/2 + 2x + 3, तो ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्न के रूप में। वही बोला है भिन्न के रूप में नहीं हो। अब इसके बाद बोला है कि घात ऋणात्मक नहीं हो, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि इस तरह से नहीं हो। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये माइनस में है, तो घात माइनस में नहीं हो, घात एक पूर्ण संख्या हो, भिन्न में नहीं हो। तब जब ऐसा कंडीशन नहीं होगा तब बहुपद होगा, अगर ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर समझाया गया घात कभी ऋणात्मक, भिन्न या मूल के रूप में नहीं हो, भिन्न या मूल के रूप में नहीं हो। मूल मतलब √x के रूप में, √x के रूप में। अगर कहीं पर भी चर में x लगा हुआ है किसी भी बहुपद में तो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए √x + x, क्या ये बहुपद है? नहीं है। मतलब हम तीन चीज को देखेंगे। पहला घात ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कहीं पर भी पानी बहुपद में। अगर दूसरा देखेंगे घात पे जो पावर है वो एक भिन्न है, अगर भिन्न रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तीसरा हम देखेंगे अगर किसी भी बहुपद के पद में अगर चर पर रूट है तो भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। एक पॉइंट और जान लीजिए, अगर कहीं भी आपको हर के रूप में किसी पद में आपको यानी बहुपद में यानी किसी पद में भी चर जो है हर के रूप में दिख जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझिए, उदाहरण आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया यदि ऐसा होता है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता। मतलब अगर इतना प्रोसेस अगर उसमें दिखता है घात ऋणात्मक या भिन्न के रूप में या रूट में रहे तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब कहता है x² + 5x + 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1/x की बोले अगर चर हमको जो है हर के रूप में, हर के रूप में है कि नहीं, बहुपद नहीं होगा। √x + 2 क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी बोला है कि रूट के रूप में, √x के रूप में नहीं हो, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग, पॉइंट लिखने से पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे x² + 2 ये बहुपद है? हाँ बहुपद है। दो बहुपद है, ये भी बहुपद है। एक ऐसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। आगे पढ़ाएंगे। क्या √x + 4 बहुपद है? तो जी सर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा हम अभी आपको समझाए हैं कि कभी भी तीन चीज बहुपद रहने के तीन शर्तें, घात माइनस में नहीं हो, माइनस में नहीं हो, आप लोग लिख देते हैं, घात भिन्न में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो तो होगा बहुपद, और दूसरा बहुपद के किसी पद पर, बहुपद के किसी चर पर, किसी भी चर पर रूट नहीं हो, अंडर रूट नहीं हो। हम आपको यहाँ पर एग्जांपल देंगे, आप लोग बनाइएगा कौन बहुपद है नहीं है। यहाँ पर जैसे लिख देते हैं √2x + 4, दूसरा हम लिख देते हैं √3x + 5x², तीसरा हम लिख देते हैं √x + 6x + 2, तीसरा हम लिख देते हैं बउआ 1/x + x, पांचवा हम लिख देते हैं बाबू x पे पावर 1/2 + 4x + 5, छठा हम लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, छठा हम लोग लिख देते हैं x पे पावर -2 + 4x। अब सीखिए आप लोग, क्या पहला बहुपद है? कमेंट करके बताइएगा। जी सर पहला में चर कौन होता है? अभी आपको हम पढ़ाएं। चर मतलब ABCD का अक्षर, A से Z वाला क्या होता है? चर। तो सर इसमें चर, अचर मतलब संख्या, अचर मतलब बोले तो संख्या, अचर मतलब संख्या। तो हमको किस पर रूट नहीं होना चाहिए? चर पर। किस पर रूट नहीं होना चाहिए? चर पर। यहाँ पर देखिए ई किस पर रूट है? अचर पर, तो ई बहुपद होगा। इसमें देखिए √3x + 5x², इसमें भी देखिए किस पर रूट है? अचर पर, चर पर तो नहीं है ना, ई भी बहुपद होगा। इसमें अगर आप देखते हैं √x + 6x + 2, इसमें देखिए रूट पर किस पर है?
तो सर चर पर हो गया। तो जब चर पर हो गया डियर स्टूडेंट तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर किस पर है? चर पर, तो बहुपद होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोले कि चर हर के रूप में नहीं हो। चर क्या है? हर के रूप में है। या ये ऊपर जाएगा तो कौचिम हो जाएगा? माइनस में। कौचिम हो जाएगा? माइनस में। अब जब माइनस में हो जाएगा तो घात ऋणात्मक हो गया, तो भी तो बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए घात जो है कोची के रूप में? भिन्न के रूप में, बहुपद होगा? नहीं होगा। यहाँ पर देखिए घात क्या है? ऋणात्मक, बहुपद होगा? नहीं होगा। तो हम लोग सीख गए इस वीडियो में कि बहुपद होगा कौन और बहुपद कौन नहीं होगा। अगर दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए और क्वेश्चन भेजिए, हम उसको बनाकर आपको भेजेंगे। तो चलिए हम अगला को अब आगे समझते हैं। बहुपद के पद। तो बहुपद में जो पद बढ़ेगा या घटेगा तो प्लस और माइनस के चिन्ह से बहुपद का पद बढ़ता है। जैसे समझिए कहते हैं बहुपद में प्लस या माइनस चिन्ह अलग अलग भागों में को पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक पद हो गया, 3x दूसरा पद हो गया, आई 5 तीसरा पद हो गया। यानी इसमें जो पद हुआ वो किस चिन्ह के वजह से बढ़ा? तो प्लस के। किस चिन्ह के वजह से? प्लस से। अगर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, इसमें बताइए किस चिन्ह? माइनस और प्लस के वजह से बहुपद का क्या होता है? पद बढ़ता है। तो वही कहला रहा है कि बहुपद में प्लस या चिन्ह से अलग अलग भागों को पद कहते हैं। प्लस या चिन्ह में जो लगा रहेगा उसे अलग अलग भाग को पद कहेंगे। जैसे बोलेगा इस बहुपद में कितने पद है? तो बोलेंगे 3 पद है। कितना पद है? 3 पद। एक पद ई हो गया और एक पद ई हो गया और एक पद ई हो गया। तो हम सीख गए बहुपद में पदों को गिनने के लिए। पदों को गिनेंगे कैसे? तो जब चिन्ह देखेंगे प्लस और माइनस को तो उसको गिन लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के भाग। बहुपद के भाग। ठीक है। अब कहता है उदाहरण यहाँ समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। कहता है व्याख्या इसका समझिए। इस बहुपद में 3 पद है। कितने पद है? 3 पद। पहला देखिए एक्स स्क्वायर पहला पद, दूसरा 3x दूसरा पद और तीसरा है 5 तो ये हो गया तीसरा पद। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे बहुपद के भाग। कहता है बहुपद के मुख्य भाग कितने हैं? तो बहुपद के मुख्य भाग आपका 4 है। कितना है? 4 है। इसमें आपको बहुपद के मुख्य भाग नहीं दिया हुआ इसमें। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए बहुपद के आप लोग याद रखिएगा। बहुपद के टोटल कितने भाग होता है? 4 भाग। ठीक है। पहला आता है चर। पहला अगर कोई भी बहुपद होगा डियर स्टूडेंट तो उसमें चर आपको दिखेगा, लेकिन शून्य बहुपद में चर नहीं दिखता है। जैसे ही 7 ही कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है। क्या बहुपद है? सॉरी, एक ऐसा बहुपद है अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। ठीक है। अचर बहुपद में आपको आगे पढ़ाएंगे क्या होता है। चर कहता है जिस राशि का मान बदलता है, शुरू में पढ़ाए थे, जिस राशि का मान बदलता है या निश्चित नहीं रहता उसे चर कहते हैं। जैसे a बराबर आपको कभी 5 देखने को मिलेगा, a बराबर 6 देखने को मिलेगा, a बराबर 8 भी देखने का मिलेगा। यानी इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है, निश्चित मान नहीं है डियर स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक्सप्लेन में एक्स वाई जेड ये सब क्या है? चर। एक्स वाई जेड ही नहीं, जितने भी अल्फाबेट है सब क्या है? चर है। जितने भी अल्फाबेट है सब क्या है? चर है। इससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कहता है गुणांक क्या है? तो किसी भी चर के आगे जो संख्या लगा होता है उसे गुणांक कहते हैं। कहता है चर के साथ लगी संख्या को गुणांक कहते हैं। जैसे आप लोग बताइएगा, यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बताइए ए है कौची? चर। इसके साथ कितना लगा हुआ है? 2। तो इसका गुणांक कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 2। कितना हो गया? 2। ई है एक्स, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? 6। तो बताइए पूछेगा एक्स का गुणांक कितना होगा? तो एक्स का गुणांक आपका हो जाएगा 6। एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा? 6। तो याद रखिएगा पूछेगा इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो स्क्वायर बगल में देखिए कितना है? 2 है। एक्स का गुणांक कितना है? तो 6 है। चलिए याद रहेगा आप लोग को, समझ गए होंगे। ठीक है। आप लोग कमेंट करके हम लोग बताइएगा हमको कि कोई जरूरी नहीं एक्स, अगर वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इसमें आपसे पूछे वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? वाई के बगल में कितना है? 6। तो वाई स्क्वायर का गुणांक 6 और वाई के बगल में कितना है? 2। वाई के बगल में कितना है? 2। तो वाई का गुणांक 2। ये हो गया अचर पद। क्लियर। अब जब इतना हम लोग पढ़ लेते हैं तो अब एक चीज और जानना होता है। अगर मान के चलते हैं डियर स्टूडेंट 2x प्लस 5 है और इसमें हमसे बोल दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो अगर कोई ऐसा बहुपद हो जिसमें वैसा क्वेश्चन पूछे जो नहीं हो तो
तो उसको डायरेक्ट लिख देना जीरो। कितना लिख देना? जीरो। ठीक है, कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपना मन से, ठीक है, जीरो गुना, या ये भी लिख सकते हैं ना, जीरो गुना कौची? एक्स स्क्वायर। जीरो गुना एक्स स्क्वायर, तो बताइए क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 और प्लस जीरो गुना एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? जीरो। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, जैसे नोमा में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं था बहुपद में लेकिन पूछ देता था एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो वैसा कंडीशन में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? उसको हम जीरो कहा देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? जीरो होगा। अब पूछेगा आपसे कि एक्स का गुणांक कितना होगा, तो एक्स का गुणांक तो दिया हुआ है, 2 लिख देंगे। अब एक्स क्यू का गुणांक पूछे, इसमें नहीं दिया हुआ है, क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए। इसमें देखिए आपको एक एग्जांपल दिया है कि 3x में कितना गुना है? 3। तो 3x का पूछेगा गुणांक कितना है, तो 3। आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अब है घात। दो चीज पढ़ लिए, पहला बहुपद में चर होता है, दूसरा कौची होता है? घात होता है। सॉरी, दूसरा क्या होता है आपका? देखिए सर फोन किसका आया हुआ है। दूसरा हम लोग देख लिए गुणांक, और तीसरा हम लोग देखेंगे घात। क्या देखेंगे? घात। कहता है चर पर लगी संख्या को घात कहते हैं। चर पर लगी संख्या को, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, चर के ऊपर लगी संख्या को, यहां पर सुधार लीजिएगा, चर के ऊपर लगी संख्या को घात कहते हैं। ये चर है, इसके ऊपर कितना लगा हुआ है? 2, तो इसकी घात कितना हो गया? 2। अब बताइए इसमें कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। इसमें कुछ नहीं तो कितना है? 1। देखिए किसका फोन आया हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना है? कुछ नहीं तो 1। अब पूछेगा 2x प्लस 5, इसमें बताइए घात कितना है x का? तो 1 हो जाएगा। आया समझ में? कोई भी संख्या हो, उसके ऊपर जो पावर होता है, उसके ऊपर जो संख्या लगा होता है, उसे घात कहते हैं। नियत पद, नियत को ही बोलते हैं हम लोग अचर। नियत पद को हम अचर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया है नियत पद कांस्टेंट टर्म। कहता है जिस पद में कोई चर ना हो, कोई चर। अब यहां पर आप लोग देखिए कोई एग्जांपल से, 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसमें चर है, इसमें चर है। ये दोनों क्या नियत पद होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों को मान कुछ भी रखेंगे तो बदल जाएगा। लेकिन बताइए एक क्या है? नियत है, इसके साथ चर है? नहीं है। तो जिसके साथ चर नहीं होता है वो कहलाता है नियत पद। क्या कहलाता है? नियत पद, ठीक है, याद रखिएगा। या इसे अचर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ गए, जैसे 5 एक क्या है? नियत पद है। आप जैसे इस बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो इसमें नियत पद क्या 5 के साथ कोई चर है? नहीं है, तो फिर हो जाएगा नियत पद। यहाँ पर बताइए x के साथ 6 के साथ x है, ये क्या नियत पद होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब कहता है पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, मतलब कितने पद हैं उसके आधार पर। तो अभी हम आपको बताएं पद को कैसे गिनेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें हम देखेंगे प्लस चिन्ह, एगो दो है ना, यहाँ पर ये हो गया एक पद, यहाँ हो गया 2 पद और यहाँ हो गया 3 पद। यानी कि हम देखेंगे कि प्लस और माइनस चिन्ह के कितने भागों में बांट रहा है, कितने भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो जैसे 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें कितने पद है, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए ई हुआ पहला पद, आई हुआ दूसरा पद, ई हुआ दूसरा पद, आई हुआ तीसरा पद, आई हुआ चौथा पद। अब हम अगर इधर से मिटा दिए एक पद को तो बताइए कितने पद हो गया डियर स्टूडेंट, तो हो गया आपका 3 पद। अब बताइए इसको मिटा दिए डियर स्टूडेंट, कितना पद हो गया? 2 पद। इसको भी मिटा दिए तो कितना पद हो गया? 1 पद। तो जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 हो या ऐसा बहुपद जिसमें 1 पद हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे देखिए 5x एक पद है, 7 एक पद है, 3y स्क्वायर एक पद है, 9y क्यू एक पद है, 1/2xy, इसमें भी कितना पद है? एक पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? कहता है ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो। जैसे देखिए 1 आई 2, जितना भी आप देख रहे हैं इसमें पदों की संख्या 2 होगा तो द्विपदी कहलाएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद।
ट्राइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे समझिए, ये आपका एक पद हुआ, ये 2 पद हुआ, ये 3 पद हुआ। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x³ प्लस 4x और प्लस 2, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो त्रिपदी। अगर 4 पद रहेगा चतुर्थपदी कहलाएगा। इसी तरह से याद करना है, कोई पहलवानी नहीं है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको निम्नलिखित प्रकार नहीं बताया गया, बुक में 3 गो तक बताया गया, 4 गो तक। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो, सभी पदों का गुणांक शून्य हो। जैसे इसको लिखेंगे 0 गुना x² प्लस 0 गुना x, तो बताइए इसमें, बताइए इस भी पद का गुणांक 0 है, इस भी पद का गुणांक 0 है। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे पद को, ऐसे बहुपद के प्रकार को शून्य बहुपद कहते हैं। लिखा हुआ है जिस बहुपद के सभी पद, ये भी पहला पद भी और दूसरा पद भी, गुणांक क्या हो गया 0, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। याद रखिएगा, ठीक है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो हम बोल देंगे जिस बहुपद में, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक 0 हो। इसका गुणांक कितना है? 0 है। इसका गुणांक भी कितना है? 0 है। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझिए, इसकी घात के परिभाषित नहीं होता है, इसका घात कुछ हो सकता है। जैसे अब बताइए 0 गुना x², यहाँ x³ भी हो सकता है, 0 गुना x³ भी हो सकता है, 0 गुना x5 भी हो सकता है। तो इसीलिए कहता है, आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए कौन सा बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। आपसे देगा शून्य बहुपद, चर बहुपद, रैखिक बहुपद, तो आप कौन सी मारिएगा? शून्य बहुपद। ठीक है, कहते हैं इसका सभी पद क्या हो जाता है? 0। इस बहुपद का सभी पद 0 होता है, इसमें घात नहीं होती है। और इसका अगर आप बोलेगा तो x अक्ष पर होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि बताइए शून्य बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, किस अक्ष पर होता है? तो x अक्ष पर होता है। शून्य बहुपद में घात क्या परिभाषित होता है? तो बोलेंगे नहीं होता है। शून्य बहुपद में सभी पदों की संख्या क्या होता है? 0 होता है। शून्य बहुपद में सभी पदों की संख्या 0 होता है। अगला क्वेश्चन, घात के आधार पर ही तो समझ गए हम लोग। कहता है स्थिर बहुपद किसे कहते हैं? अस्थिर बहुपद को अचर बहुपद भी कहते हैं। अस्थिर बहुपद को अचर बहुपद भी कहते हैं, या नियत बहुपद कहते हैं, या नियत बहुपद कहते हैं। ठीक है, कहता है इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। कहता है जिस बहुपद में चर का घात 0 हो, जिस बहुपद में चर का घात क्या हो? 0 हो, उसे अस्थिर बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि बताओ कोई भी संख्या पर पावर 0 हो, घातांक के नियम से किसी भी संख्या पर, जिसको नहीं पता लिख लीजिएगा, किसी भी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो आप समझ गए किसी भी संख्या का घात क्या होता है। किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। जैसे आपको लिख दिए 1000 और यहाँ पावर 0, तो इसका मान कितना हो गया? 1। 2000 पावर 0, इसका मान कितना हो गया? 1। तो उसी तरह से आपको अचर बहुपद किसे कहेंगे? तो कहता है जिस बहुपद में घात 0 हो उसे हम बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। जैसे यहाँ समझिए उदाहरण में 5 है, ये बहुपद है, तो इसका बताओ 5 × x, x पे पावर कितना हो गया? 0। तो बताइए 5 गुना 0 का मान कितना होता है? 1। तो 0 गुना 0 का मान x पे पावर 0, तो इसका मान 1, तो 5 गुना 1 तो 5। अब बताइए ये क्या हो गया? अचर। क्या हो गया? अचर। अगर यहाँ घात 1 होता तो क्या 0 होता? क्या ये अचर रहता? नहीं, ये अचर रहता। समझिए बात को। अगर जैसे आपका, हम कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर 0 है, अगर 5 गुना x लिख लेते हैं तो बताइए इसका घात 0 नहीं है, तो क्या ये अचर बहुपद कहलाएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें चर ऐड हो गया, और जब चर ऐड हो जाता है तो अचर बहुपद नहीं कहलाएगा। अचर बहुपद का मतलब अकेला, खाली उसमें अचर रहेगा, खाली उसमें संख्या रहेगा। तो जो खाली संख्या दिखे वो अचर बहुपद, और जिसमें x लगा हो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल यानी चर बहुपद हो जाएगा। समझ गए? तो हम बोल सकते हैं जिस बहुपद में
जिस बहुपद में घात शून्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, अचर बहुपद या स्थिर बहुपद या नियत बहुपद। कहता है इसमें घात क्या होता है, 0। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्थिर बहुपद में घात कितना होता है, तो बोलेंगे 0। इसका मान हमेशा क्या रहता है, समान, इसका मान बदलता नहीं है। जिससे 5 गुना x, तो बताइए ये 5 ना आएगा, x पे पावर 0 तो कितना आया, 5 ही आया। जैसे 6 गुना x पे पावर 0 तो 6 ना आएगा। 7 गुना x पे पावर 0 तो कितना आएगा, 7, क्योंकि कोई भी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। चलिए, चर मौजूद नहीं दिखता है, चर मौजूद नहीं दिखता है। जैसे देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, उसमें गुना, चर है गुना, लेकिन इसका पावर 0 है, इसके वजह से कितना हो गया, खाली अचर बचा, इसमें चर मौजूद नहीं दिखता है। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसका घात शून्य हो और जिसमें चर मौजूद नहीं हो, जिसमें चर मौजूद नहीं हो उसे हम अचर बहुपद कहते हैं, उसे अचर बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कहता है जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 1 हो, चर की घात अधिकतम 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कहता है उदाहरण में, जैसे यहाँ पर देखिए 2x + 3, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, तो जब एक घात हो गया तो इसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। कहता है इसमें घात भी कितना है, 1 है। रैखिक बहुपद में पूछेगा घातों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सीधा होता है, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इसमें एक शून्यक होता है, शून्य या बोल सकते हैं शून्यक। इसमें शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो बोलेंगे कि रैखिक बहुपद का घात कैसा होता है, तो सीधा होता है। रैखिक बहुपद में शून्यक कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 1 हो, जिसका ग्राफ सीधा हो और जिसका शून्यक 1 हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन डियर, कहता है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या, घातों के अधिकतम मान कितना हो, 2, अधिकतम मान 2। जैसे यहाँ लिख दिए 2x² + 3x + 4, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात हो गया। अगर हम लिख दिए 2x³ + 3x, इतना ही कहा है नहीं, 4x, तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ये द्विघातीय, त्रिघातीय। अगर घात 0 हो गया तो शून्य बहुपद। क्या होगा, घात 0, सॉरी घात हो गया 0 तो अचर बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। अगर घात 1 हो गया तो क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। अगर गुणांक 0 हो गया, अगर गुणांक 0 हो गया, सभी पदों का गुणांक 0 हो गया तो शून्य बहुपद। तो कहता है इसका, अब क्वेश्चन पूछेगा द्विघात बहुपद में घात कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, परवलय, यू आकार के, किस आकार के, यू आकार के, परवलय यानी यू आकार के। इसमें कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यक कितना होता है, 2 होता है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए द्विघात है। त्रिघात बहुपद, ऐसा कहता है कि पद में चर की अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अधिकतम 3 हो उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे कि देख सकते हैं अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या कहलाया, त्रिघात बहुपद। क्या कहलाया, त्रिघात बहुपद। अब पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में त्रिघात बहुपद में घात कितना होता है, तो 3 होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो वक्र होता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्य कितना होता है, 3 होता है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को हम लोग पढ़े। अब इसके बाद शायद आपका चतुर्थ घात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। उदाहरण में आपको दिया हुआ है घात कितना है, 4 है। अब कहता है इसका अधिकतम घात 4 होगा, इसका ग्राफ बहुत जटिल होता है, यहाँ लिखा हुआ है जटिल और वक्र, जटिल है ये, वक्र भी है। कहते हैं इसका अधिकतम 4 शून्यक हो सकता है, 4 शून्यक हो सकता है। अब हम यहाँ पर हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग करके हम पढ़ सकते हैं। देखिए एक बार लिख लेंगे बहुपद, एक बार लिख लेंगे घात, एक बार लिख लेंगे शून्यक। आपको हम पढ़ाएं रैखिक बहुपद, तो बताइए रैखिक बहुपद में घात कितना था, रैखिक बहुपद में घात 1 था, शून्यक भी 1 था। द्विघात बहुपद में कितना घात था, द्विघात बहुपद में घात भी 2 था, शून्यक भी 2 था।
त्रिघात बहुपद में घात कितना था? त्रिघात बहुपद में घात भी 3 है, शून्यक भी 3 है। इसके बाद पढ़े हम लोग चतुर्थ घात। चतुर्थ घात में बहुपद में बताओ शून्यक कितना है? 4 है और घात भी 4 है। तो हम इस तरह से हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, ठीक है, कि रैखिक बहुपद में घातों की संख्या भी 1 होता है, शून्यक भी 1 होता है। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद में घात कितना होता है? 2 होता है। ये आपका शॉर्ट नोट्स हुआ जो लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हो गया ये आपका चैप्टर खत्म। अब कुछ फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद का थथुन देखो, कहीं पर मिले तो इसको हम कैसे कहेंगे? द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद होता है, एक द्विघात समीकरण वो अलग होता है। तो ए एक्स स्क्वायर, कभी भी थथु यानी 2 दिख जाए, कभी भी किसी भी बहुपद में पावर 2 दिख जाए, द्विघात बहुपद पावर 2 दिख जाए, द्विघात बहुपद। जैसे 2x ऐसे या ऐसे रहे तो ये भी द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर तो ये भी द्विघात बहुपद। मतलब घातों की संख्या 2 है तो द्विघात बहुपद, घातों की संख्या 2 है तो द्विघात बहुपद। अगर घातों की संख्या 2 नहीं रहेगा द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब इसको हमको पढ़ना है, तो जब इसको हमको पढ़ना है डियर स्टूडेंट, तो इसमें कुछ सूत्र है उसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद, देखिए दिखता कैसे है? तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? आपसे पूछेगा ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं? तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बगल में कितना है? ए है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे? ए कहते हैं। अब इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स के गुणांक के बगल में कितना है? एक्स के गुणांक क्या कहलाएगा? एक्स के गुणांक बी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कोई भी चर के बगल में लगे संख्या को हम गुणांक कहते हैं या अचर को, तो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, ठीक है। और अचर पद मतलब कोई चीज संख्या, तो अचर पद कितना है? अचर पद आपका लास्ट में रहेगा सी, जो किसी चर के साथ नहीं रहेगा। तो अचर पद कितना होगा? अचर पद को सी कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 लिखें, तो बोलेगा x का मान यानी a का मान इसमें कितना है? तो a के स्थान पर कितना है? 5, तो a का मान 5। b का मान कितना है? तो b के स्थान पर कितना है? 6। अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखिएगा। और c के स्थान पर कितना है? 4, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसमें बोलेगा a का मान कितना है? तो a का मान 3 है, b का मान कितना है? तो -5 है, और c का मान -6 है। मतलब हमको इस बात को ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस में मान आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस में मान आएगा, अगर यहाँ भी माइनस है तो उसका गुणांक माइनस में हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को भेजते रहिए। अब इसके बाद इसमें एक और फार्मूला आता है डियर स्टूडेंट, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद का अथी पढ़ लिए। अब द्विघात बहुपद में आपको एगो आता है, जैसे कि मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो ए है और बी है और सी हमें पता है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मूलों का योग। तो जैसे कि हम पढ़े थे द्विघात बहुपद में 2 मूल होता है, तो एक पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, या कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ाते हैं एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। अब बात को आप खुद समझ लीजिए। जैसे यहाँ लिख दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं? एक्स के गुणांक। क्या पढ़ा रहे हैं डियर स्टूडेंट? एक्स के गुणांक मतलब कौन सी? बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कौन सी? ए। बतिया बराबर है, ठीक है। एगो और आपका सूत्र होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का मतलब कौन सी होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो आप ई भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। सी को ई भी एक टीचर कैसे पढ़ाएंगे? तो इसको कौन सी कहेंगे? अचर पद। तो वो पढ़ाएंगे अचर पद बटा
एक्स स्क्वायर के गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो कोई दिक्कत नहीं डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो आप ऐसे याद कीजिए चाहे से, हम तो कहेंगे आप इस तरह से याद कीजिएगा, हम पढ़ाएंगे भी आपको इस तरह से। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था, यहाँ तक पढ़ाए हैं। अब आप लोग से मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में, कुछ और सूत्र का उपयोग होगा डियर स्टूडेंट। जैसे कि देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको ये होगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो इसको बोलते हैं मूलों का व्युत्क्रम। मूलों का, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कभी बोल के कभी ऐसी पूछ देगा, मूलों का व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें, यानी 1 बटा अल्फा। जैसे अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1 बटा अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1 बटा बीटा। तो वही ऐसे रहेगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, आप खुद फार्मूला निकाल सकते हैं, भिन्न के जोड़ आता है ना, अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या बीटा, तो यहाँ बीटा लिख लिए। अब बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या अल्फा। तो अभी आप पढ़े थे सूत्र, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बीटा प्लस अल्फा भी रहेगा तो वही सूत्र होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बटा ए। और नीचे आप पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट सी बटा ए। अब पता है कि अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है। तो यहाँ पर हम लोग हर से हर काट दिए तो माइनस बी और बटा सी, माइनस बी बटा सी। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा अगर कहीं दिखे तो फार्मूला लगा सकते हैं माइनस बी बटा सी शॉर्ट में, ठीक है। उतना कायल करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे माइनस बी बटा सी। एक और सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक और सूत्र का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए अभी तक इतना ही रहने दीजिए, एक बाद कुछ कुछ फार्मूला रहेगा वो साथ में वहीं लिखाते चल जाएंगे, नहीं तो आप लोग बाउंस कर जाइएगा। बशर्ते अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब बना कर रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए सर अब लाइव आकर पढ़ाइए, तो हम लाइव आकर पढ़ाएंगे। आप लोग को खाली सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लाएं और कोई पैसा 1 रुपया नहीं खर्चा करें, नंबर आज 450 प्लस, तो उसके लिए ये चैनल पर बने रहिए। आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होता है। बायोलॉजी आपको पढ़ा दिया गया 1 लेसन, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट देखने के लिए, आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।